आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सेकंड वीडियो बना रहे हैं। इसके अंदर लास्ट वीडियो में हमने देखा था बैलेंस शीट का फॉर्मेट। आज हम जो बाकी की बची हुई चीज़ें कि ऑपरेटिंग साइकिल कंपनी का क्या होता है, एक उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक और चीज़ हम मेन डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। तो पिछली वीडियो में हमने सिर्फ बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस किया था, लायबिलिटीज़ कौन सी होती हैं, एसेट्स कौन से होते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटीज़, कमिटमेंट्स, इनके बारे में देखा था हमने। तो आज हम देखेंगे बाकी की चीज़ों के बारे में। आज हम जो सबसे पहले टॉपिक कवर करेंगे वो है तुम्हारा ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। अब तुम्हें पता है जो नॉर्मली हमारा पीरियड होता है एक साल का, वो उसमें 12 महीने कंसिडर किए जाते हैं, मगर कभी कभी कुछ कंपनीज को 12 महीने से ऊपर भी प्रोसेस करना पड़ता है। हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, उसको हम फिनिश करेंगे, उसको बेचेंगे, फिर वो कैश में कन्वर्ट होगा। कभी कभी इसमें 15-16 महीने लग जाते हैं। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग साइकिल होगा फिर वो 16 महीने का कंसिडर किया जाएगा। तो अगर 16 महीनों के अंदर किसी क्रेडिटर्स को हमें 15 महीनों में पे करना है तो वो भी हमारी करंट लायबिलिटी होगी। फिर नॉर्मली हमारी करंट लायबिलिटी हम कैसे डिसाइड करते हैं, जो 12 महीनों के अंदर होती है। मगर अगर तुम्हारा ऑपरेटिंग साइकिल 16 महीनों का है और तुम किसी को 15 महीनों में पे कर रहे हो, फिर वो भी तुम्हारी करंट लायबिलिटी है। तो क्या है ऑपरेटिंग साइकिल का मीनिंग और कैसे हम डिसाइड करते हैं वो करंट है या नॉन करंट है, उसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देखेंगे। पहले इसके मीनिंग पे आते हैं। द टर्म ऑपरेटिंग साइकिल इज डिफाइंड इन शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एज फॉलोज। Operating cycle is the time between the acquisition of an asset for processing and its realization into cash and cash equivalents. कैसे डिसाइड होता है ऑपरेटिंग साइकिल? जब हमने वो रॉ मटेरियल खरीदा और जब तक वो प्रोसेस होके बेच के कैश में कन्वर्ट नहीं होता, उसका जो पीरियड है बाय डिफॉल्ट वो 12 मंथ्स का होता है। अगर वो एक्सीड कर जाए तो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल भी फिर उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। वेयर ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, इट इज अज्यूम्ड टू बी 12 मंथ्स। नहीं दे रखा, हम 12 मंथ्स ही मानते हैं हमारा ऑपरेटिंग साइकिल। The effect of operating cycle is that in case operating cycle is of a period of more than 12 months, say 18 months, suppose हमारा 18 महीनों का सर्कल है ऑपरेटिंग साइकिल, all liabilities of that business are classified or shown as current liability if they are due for settlement within 18 months. अब हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ्स का है, हमें किसी को 17 मंथ्स में पे करना है, 16 मंथ्स में पे करना है, तो वो भी तुम्हारी करंट लायबिलिटीज कंसीडर की जाएंगी फिर, क्योंकि तुम्हारा ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीनों का है। तो पहले अगर मैं बेसिक अगर तुम्हें एक चीज बताऊं, हमारा ईयर एंडिंग तुम्हें पता है अप्रैल से मार्च का होता है। तो वैसे हमारा ऑपरेटिंग साइकिल हमेशा नॉर्मली बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 12 का। अगर तुम्हारा सपोज करो एक्सीड कर रहा है, हमारे 18 महीने लग जाते हैं, तो तुम्हारा ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ्स का कंसिडर किया जाएगा, 1 अप्रैल से लेकर के 18 मंथ्स तक का। तो ये तुम्हारा ऑपरेटिंग साइकिल होगा। अब कंपनी कैसे डिसाइड करती है ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में, उसको एक पूरा प्रोसेस के हिसाब से समझते हैं। सपोज को कंपनी ने परचेज किया रॉ मटेरियल, उसमें उसको 3 महीने लग गए। उसके बाद में कंपनी ने उसको प्रोसेस किया रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में, उसमें उसको 4 महीने लग गए। उसके बाद में कंपनी ने फिनिश्ड गुड्स को इन्वेंट्री में हेल्ड किया 2 महीनों तक। इसके बाद में हमने उसको सेल किया जो कि ट्रेड रिसीवेबल्स में कन्वर्ट हुआ, उसमें 4 महीने लग गए। उसके बाद में हमें ट्रेड रिसीवेबल्स को रियलाइज करने में, उसको कैश में कन्वर्ट करने में जो टाइम लगता है, तुम देखोगे इन सबका टोटल 3 मंथ्स ये हो गए, 4 मंथ्स ये हो गए, 2 मंथ्स यहां पर है, 4 मंथ्स यहां पर है, इनसे में लगे 13 मंथ्स हो रहे हैं। तो जो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल होगा फिर वो 13 मंथ्स कंसीडर किया जाएगा। तो रॉ मटेरियल को खरीदने से लेकर के उसे कैश में कन्वर्ट करने तक का जो हमारा सर्कल है, ये पूरा का पूरा सर्कल, ये अगर तुम्हारा 12 मंथ से ज्यादा एक्सीड कर रहा है, 13, 14, 15, 16 मंथ्स, तो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल उसके हिसाब से फिर बताया जाता है। अब इसका तुम्हें क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, तुम्हें पूछेंगे क्रेडिटर्स हमारे करंट है या नॉन करंट है, ये बताओ। वेदर दे आर करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज डिपेंड्स कि तुम्हारा ऑपरेटिंग साइकिल कब का है। अगर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 10 मंथ्स का है और हमें क्रेडिटर्स को 8 महीनों में पे करना है, ध्यान रखो 12 मंथ्स की कम होगा तो तुम्हारी करंट लायबिलिटी ही है। तो यहां पे ऑपरेटिंग साइकिल सिर्फ 10 मंथ्स का है और हमें 8 महीनों में पे करना है, ये तुम्हारी करंट लायबिलिटी है। यहां पे तुम्हारा ऑपरेटिंग साइकिल 10 मंथ्स का है मगर तुम्हें पे करना 12 मंथ्स में, विद इन अ ईयर है, ऑपरेटिंग साइकिल कम ही है तुम्हारा, तो ये भी तुम्हारी करंट लायबिलिटी है। अब ध्यान से देखो 10 मंथ्स हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है, हमें 15 मंथ्स में पे करना है, तो ये तुम्हारी कौन सी लायबिलिटी बन जाएगी, नॉन करंट लायबिलिटी। अगर तुम्हारा ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ्स का है और तुम्हें क्रेडिटर्स को 15 मंथ्स में पे करना है, तो ध्यान रखना ये ऑपरेटिंग साइकिल से कम है, इसलिए तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये करंट। अब 18 मंथ्स का ऑपरेटिंग साइकिल हमें पे करना है 24 मंथ्स के अंदर, बाद में पे करना है, तो नॉन करंट लायबिलिटी। तो इसके एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि क्रेडिटर्स को हमें इतने महीनों में पे करना है, जबकि हमारा ऑपरेटिंग साइकिल ये है, तो विल इट बी अ करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। तो इस तरह से तुम्हारा एक क्वेश्चन आ सकता है इसके बारे में ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर। अब हमने बैलेंस शीट के बारे में सारा कुछ कवर कर लिया था। आज हम अभी लास्ट चीज एक देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एक कंपनी किस तरह से बनाती है। तुमने जब 11th में सीखा था, तुमने सीखा ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, तो वो बिल्कुल अलग टॉपिक था पार्टनरशिप का, प्रोप्राइटरशिप का। कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी हमने कवर करी 2 वीडियोस के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने कवर करी वो।
आज हम जो देख रहे हैं लास्ट टॉपिक, वो प्रॉफिट लॉस किस तरह से बनाया जाता है कंपनी का, वो हम देखेंगे। तो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये सब नहीं बनता, ये भी इस तरह से वर्टिकल बनेगा। तो क्या क्या मेन हेडिंग्स लिखी जाएंगी, उसके अंदर क्या क्या आएगा नोट्स के अंदर, वो भी देखेंगे। ये सबसे पहले लिखा जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर क्या क्या आएगा वो हम आगे नोट्स में देखेंगे। मतलब जो मेन कंपनी की कमाई है वो यहां पे लिखी जाएगी। इसमें ऐड किया जाता है कोई अगर अदर इनकम हो, तो जो बिजनेस के अलावा में कोई और इनकम हो रही है तो वो यहां पर हम ऐड कर देंगे। फिर से बता रहा हूं इसके अंदर क्या आएगा वो आगे वाली स्लाइड्स के ऊपर। इनका जो टोटल होगा वो हमारा हो जाएगा टोटल रेवेन्यू। तो ये फॉर्मेट तुम्हें वैसे भी याद करना है क्योंकि तुम्हें आगे बार बार इस फॉर्मेट की जरूरत पड़ने वाली है। तो क्या क्या आएगा, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसको हम आरएफओ भी कहते हैं, उसमें ऐड करेंगे हम अदर इनकम्स, तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। इसमें से सारे एक्सपेंसेस हम माइनस कर देंगे। अब कोई भी तरह के एक्सपेंसेस हो, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, या फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कितने से हमारे ओपनिंग स्टॉक कितना था, क्लोजिंग स्टॉक कितना, उसका जो डिफरेंस होगा वो यहां पर आएगा हमारा, भले वो फिनिश्ड गुड्स का हो, वर्क इन प्रोग्रेस का हो या स्टॉक का हो। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, जो भी एम्प्लॉय से रिलेटेड खर्चे, वेजेस हो गए, ये सब वो इसके अंदर आ जाएंगे तुम्हारे। फाइनेंस एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, वो सब तुम्हारे फाइनेंस एक्सपेंस के अंदर आएगा। तो इसके अंदर क्या क्या है वो हम आगे देखेंगे। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन लगाते हैं हम टेंजिबल एसेट्स के ऊपर, अमोर्टाइजेशन लगता है इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर, तो उसकी भी तुम्हारी अलग से हेडिंग होगी। अदर एक्सपेंसेस में जो बाकी के इनके अलावा होंगे वो सारे आ जाएंगे। तो तुम्हें सारे एक्सपेंस को प्रॉपर्ली कैटेगराइज करना होता है, कौन से कैटेगरीज के अंदर क्या क्या एक्सपेंसेस आएंगे। इन सबके नोट नंबर बनेंगे, नोट नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से उनमें शो किया जाएगा। जैसे कि एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस में क्या है वो नीचे तुम्हें नोट्स में दिखाना होता है। इन सब का टोटल कर लोगे सारे एक्सपेंसेस का, ये आ जाएगा तुम्हारा टोटल एक्सपेंसेस। अब तुम टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 3 - 4, ये 3 है ये 4 है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। इसमें से माइनस करोगे टैक्स, 6th है ये तुम्हारा, तो 7th आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये तुम्हारा बेसिक फॉर्मेट है। वापस देखो जरा, सबसे पहले नंबर 1 में लिखोगे आरएफओ, उसमें नंबर 2 ऐड करोगे अदर इनकम्स, नंबर 3 तुम्हारा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। 4 नंबर सारे एक्सपेंसेस के लिए, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लास्ट में लेस करोगे टैक्स तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर क्या क्या आएगा, पहले अगर वो देखें तो नेट सेल्स, सेल ऑफ स्क्रैप। कुछ कंपनीज का ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट है उसका वेस्ट इतना निकलता है कि उसको भी जब हम बेचते हैं तो वो भी हमारी मेन इनकम्स के अंदर आता है। ट्रेडिंग कमीशन मिल रही है, कैश डिस्काउंट मिल रहा है, ये सब तुम्हारी मेन इनकम्स के अंदर है। अदर इनकम्स में रेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया, रिफंड ऑफ टैक्स हो गया, ये सब तुम्हारे अदर इनकम्स के अंदर आ जाएगा। तो ये तुम्हारा आरएफओ अदर इनकम्स की बात है। एक्सपेंसेस के अंदर एक एक पे आते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसका एक फॉर्मूला है तुम्हारा, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल जो पुराना था प्लस और जो खरीदा माइनस क्लोजिंग, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस है तुम्हारा। तो ये सब भी तुम्हारे नोट्स के पास है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में क्या क्या आएगा, जो भी एम्प्लॉय से रिलेटेड खर्चा है, वेजेस हो गई, सैलरी हो गया, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, बोनस, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये सब तुम्हारे एम्प्लॉयज का है, इसलिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर। फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या आएगा हमारा, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, हमने जो डिस्काउंट को राइट ऑफ किया वो आ जाएगा। प्रीमियम पे करना रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के ऊपर वो आ जाएगा। तो ये सब तुम्हारे फाइनेंस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं। अदर एक्सपेंस में जो भी बचे में टेलीफोन चार्जेस, रेंट एंड टैक्सेस, सेलिंग के खर्चे, एडवर्टाइजिंग के खर्चे, कोई लॉस हो रहा है फिक्स एसेट पे, कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, बेड डेट्स हो गया, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स हो गया, तो जो भी बचे हुए खर्चे वो सारे तुम्हारे अदर एक्सपेंसेस में आएंगे। तो ये भी हेडिंग है और मेन हेडिंग्स है तुम्हारी प्रॉफिट लॉस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बैलेंस शीट की हेडिंग्स, सब हेडिंग्स देखी थी, आज हमने देखी है प्रॉफिट लॉस के बारे में। अब मैंने तुम्हारे लिए कुछ कंपाइल करके रखा हुआ है, जो मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स तुम्हारे पेपर में आती हैं, जो आ रखी हैं या इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा बोर्ड्स के हिसाब से। तो ये कुछ आइटम्स लिखे हुए सारे के सारे, जिनका मेन हेड और सब हेड क्या क्या होगा, ऐसे मैंने कुछ 50 के करीब ये बनाए हुए हैं। तो तुम खाली इनको भी करके जाओगे तभी तुम्हारा ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर्ड है। तो फिर कह रहे हैं उनके प्रॉपर्ली नोट्स बना लो। जैसे ये फर्स्ट स्लाइड है तुम्हारी, नेक्स्ट स्लाइड पे ये आगे के हैं, तो इनको पॉज कर करके साथ साथ में लिखते रहो। उनकी मेन हेडिंग सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, बस तुम्हें किस तरह से क्वेश्चन अगर से पूछेंगे गुडविल का मेन हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है वो बताओ। तो गुडविल की मेन हेडिंग है नॉन करंट एसेट्स के अंदर आएगा, फिर उसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आएगा। तो बस तुम्हें इस तरह से लिखना होगा। तो ये सारे के सारे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 50 के करीब है। तो तुम एक एक साथ साथ में बीच बीच में नोट कर सकते हो, इसको पॉज करके तुम साथ में नोट करते रहो। एक कॉल्स एडवांस काफी इंपॉर्टेंट है, करंट लायबिलिटी में आते आते ना, अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर ये
यहाँ तक ये टोटल तुम्हारे, तो तुम इसको नोट कर सकते हो। तो होपफुली तुम्हें सारा का सारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट क्या है, सारा का सारा कवर हो गया होगा और तुम उसके प्रॉपरली नोट्स बना लोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।